लास्ट क्लास में हमने एक प्रोविजन देखा था, पेमेंट विदाउट टीडीएस और टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। हमने ये कहा कि अगर आपने किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है और उस पे आपने टीडीएस नहीं काटा, या फिर टीडीएस तो काटा पर गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो हम आपका वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड कर देंगे, राइट। अगर पेमेंट नॉन रेजिडेंट को हुआ है या इंडिया से बाहर हुआ है, इन दैट केस तो हम 100% डिसअलाउड करेंगे। और अगर पेमेंट रेजिडेंट को हुआ है तो हम 30% डिसअलाउड करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। ओके, अब यहां आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर दो काम है, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, हाँ वही एक्सपेंसेस जिस पे टीडीएस नहीं कटा है राघव। ओके, अब आपके मन में बेटा यहाँ पे एक सवाल आना चाहिए था कि सर आपने हमें दो काम दिए हैं। कौन कौन से दो काम दिए भैया? एक तो टीडीएस डिडक्शन, टीडीएस काटने का काम, राइट, और दूसरा टीडीएस डिपॉजिट, राइट। तो सवाल ये है कि टीडीएस काटना कब है और जमा कब करवाना है। ठीक है, तो ये भी तो पता होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मान लो मैंने 31 मार्च 2021 को किसी का टीडीएस काटा, शाम को पेमेंट किया और मैंने उसका टीडीएस काट लिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं शाम को गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराऊं? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूं और मैंने हजारों लोगों का टीडीएस काटा, मतलब मैंने ये मान लो 2 लाख लोगों को सैलरी दी और मैंने 2 लाख लोगों का टीडीएस काटा, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं उन 2 लाख लोगों का टीडीएस एड हो जमा करवा दूं गवर्नमेंट को? नहीं। तो देयर शुड बी सम टाइम फॉर डिपॉजिट। ठीक है, कि मेरे पास कुछ टाइम होना चाहिए ताकि मैं आराम से इसको डिपॉजिट कर सकूं, राइट। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या बोला गया कि आप टीडीएस अगर लेट जमा करवाते हैं, ठीक है, मतलब आपको टाइम देंगे हम, उस टाइम में करवाएं या उसके बाद भी लेट करवाएं टीडीएस, हमें उससे मतलब नहीं। हमें मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर टीडीएस जमा हो, क्योंकि लेट होगा तो विथ इंटरेस्ट होगा भाई, अगर टीडीएस लेट जमा होगा तो विथ इंटरेस्ट जमा होगा, तो वो किस्सा तो अलग हो गया कि आप ऑन टाइम कराते हो बिना इंटरेस्ट के या बाद में करवाते हो विथ इंटरेस्ट, वो तो एक किस्सा अलग हो गया। हमारा कंसर्न तो सिर्फ इतना सा है कि आपने टीडीएस काटा और जमा करवाया। अगर दोनों के जवाब हाँ है तो हमारी तरफ से खर्चा अलाउेबल है, और दोनों के जवाब में से एक भी ना है तो हमारी तरफ से खर्चा अलाउेबल नहीं। बोलिए, ये बात समझ में आएगी? यस। अब टीडीएस काटना कब है? तो काटने के लिए हमें बोला गया एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जाहिर सी बात है, मैं किसी को पे करूंगा तभी तो उसका टीडीएस काटूंगा। बोलिए, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यस। कुछ केस में एक और पॉइंट होता है, कुछ केस में, सब में नहीं, कुछ केस में एक और पेमेंट होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए, या तो पेमेंट करते टाइम पे और या फिर क्रेडिट करते टाइम। हाँ, जानवी कह रहे हैं सर ऐसा नहीं हो सकता कि पब्लिक टैक्स डिपॉजिट करके और कंपनी को ना करनी पड़े। नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि कंपनी एक पर्सन है और वो हजारों लोगों को पेमेंट कर देगी, तो डिपार्टमेंट कहता है कि भाई हम ये नहीं चाहते कि हम हजारों लोगों से बहस करें या उनसे टैक्स रिकवर करें, क्योंकि उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। हम हजारों से जो काम करना है वो एक आदमी से कर लेंगे ना। टीडीएस का कंसेप्ट ही क्यों लाया गया? टीडीएस का कंसेप्ट ही इसलिए लाया गया कि हमें बहुत सारे लोगों से डील करने की बजाय कुछ लोगों से डील करना पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए कल को गवर्नमेंट एक रूल निकाल दे कि जो भी स्टूडेंट है उसे स्टूडेंट टैक्स देना पड़ेगा 1000 रुपए सालाना। जो भी स्टूडेंट है उसे 1000 रुपए स्टूडेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, गवर्नमेंट वो आपसे वसूल करेगी तो क्या आप सभी लोग ऑन टाइम उसका पेमेंट कर देंगे? टोटल सारे स्टूडेंट इंडिया में जितने भी? नहीं, कोई टाइम पे करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, हम आप जिस इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड है, आप सी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड है तो सी इंस्टीट्यूट से, आप सीएम इंस्टीट्यूट में है तो सीएम इंस्टीट्यूट से, आप कॉलेज में तो आपके कॉलेज से, हम वहां से टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें आपसे बहस ना करनी पड़े। तो बताइए क्या इजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए काम? यस, तो दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट डाला गया, राइट? ओके, तो जब जब मैं किसी एम्प्लॉय को, किसी भी पर्सन को कोई पेमेंट करूंगा जो कि टीडीएस की कैटेगरी में आता है, तो मुझे उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, राइट? ओके, फिर बात आई कि सर डिपॉजिट करवाने में डिले हो गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम टाइम दे रहे हैं, आपको डिपॉजिट कर देना है अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले, आप अपनी जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे, कौन, कंपनी या फिर जो भी टीडीएस काट रहा है, वो जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा उससे पहले पहले अगर वो टीडीएस काट लेता है तो उसका खर्चा अलाउेबल हो जाएगा, जमा करवा देता है तो अलाउेबल हो जाएगा, अदरवाइज खर्चा डिसअलाउड। बोलो, बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई? ड्यू डेट क्या है? यस, बिल्कुल अच्छी बात, अभी बताते हैं। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट दो होती है, एक 31 जुलाई जिनको ऑडिट नहीं करवानी है, और एक 30 सितंबर होती थी, अभी काट के इसको क्या कर दिया गया है, 31 अक्टूबर, राइट? तो अभी आपके लिए दो डेट है, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर। हमें कौन सी डेट देखनी है? हमें देखनी है 31 अक्टूबर, क्योंकि टीडीएस उसे ही काटना होता है जनरली जिसकी ऑडिट होती है, जिसकी ऑडिट नहीं होती उसे टीडीएस काटने की भी जरूरत नहीं होती। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से कुछ बातें क्लियर करता हूँ। मैंने कुछ पेमेंट किया, डेट ऑफ पेमेंट आपको दे रहे हैं, टीडीएस डिडक्ट किस डेट पे हुआ वो डेट आपको दे रहे हैं, और टीडीएस डिपॉजिट किस डेट पे हुआ वो भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्टेबल है या नहीं। ठीक है, हम मान लेते हैं कमीशन की बात कर रहे हैं, 1 लाख का पेमेंट किया हमने 15 अक्टूबर 2020 को। ओके, टीडीएस काटा कब? 15 अक्टूबर 2020 को। जमा कब करवाया? 7 नवंबर 2020 को। तो बताइए खर्चा अलाउड है या डिसअलाउड है? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इज 31 अक्टूबर 2021। प्रियंका और राघव का जवाब आ गया है, और बोली। टीडीएस डिडक्ट कब होना चाहिए? जब पेमेंट हुआ है। पेमेंट कब होगा? प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2020-21। हम कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं ये जरूर ध्यान रखें, हम प्रीवियस ईयर 2021 पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। तो इट्स अलाउड और डिसअलाउड, जल्दी बोलो। ओके प्रियंका, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहो, बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं। तो
अभिनव, दीपक, अंजलि, जाह्नवी, प्राची, विष्णु। सिर्फ देखने और सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप रिप्लाई नहीं करते, ये मान के चलिए वो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये अलाउड एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रीवियस ईयर में टीडीएस कट हो गया है, जो प्रीवियस ईयर में कट होना चाहिए था, जमा हो गया रिटर्न भरने से पहले पहले, तो ना डिसअलाउड होने का कोई रीजन ही नहीं। नेक्स्ट अगेन कमीशन, वही 1 लाख रुपए का डिडक्ट हुआ 15 मार्च 2021 को, जमा पेमेंट हुआ, डिडक्ट हुआ 15 मार्च 2021 को और डिपॉजिट हुआ 15 अप्रैल 2021 को। बोलिए अलाउेबल है या नहीं? बोलिए अलाउेबल और नॉट? रिप्लाई फास्ट। राघव और अभिनव का जवाब आ गया है, इट्स अलाउड। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अलाउड ना होने में तो कोई पॉइंट ही नहीं है। चलिए, वही 1 लाख का कमीशन, वही 15 मार्च 2021 को पेमेंट, 15 मार्च 2021 को टीडीएस काटा और जमा करवा दिया 1 नवंबर 2021 को। बोलिए अलाउ और डिसअलाउ? अलाउ और डिसअलाउ? डिसअलाउ। 30% या 100% ये अभी आप नहीं बोल सकते जब तक आपको ये ना पता हो पेमेंट किसको किया है, राइट? चलिए मैं लिख देता हूँ नॉन रेजिडेंट को पेमेंट है, तो कितना डिसअलाउ होगा भाई? 100%, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल, कमीशन टू रेजिडेंट 1 लाख रुपए 15 अप्रैल 2021, 15 अप्रैल 2021 और 31 जुलाई, ठीक है, 2021। 1 लाख का पेमेंट किया रेजिडेंट को 15 अप्रैल 2021 को, टीडीएस काटा 15 अप्रैल 2021 को, जमा करा दिया 31 जुलाई 2021 को। अलाउ और डिसअलाउ? it's 30% disallow. It's 30% disallow. Why? क्यों बता सकते हैं कोई? क्यों? जमा तो रिटर्न भरने से पहले हो गया है, सही बात है, पर कटा कब? क्या ये प्रीवियस ईयर में कटा था? नहीं, टीडीएस कटना चाहिए प्रीवियस ईयर में, जमा होने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है, काटने के लिए एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी दिया है। समझ गए? दैट्स व्हाई ये डिसअलाउड हो जाएगा। आई बात समझ में? इस साल 2 काम और दोनों ही काम के लिए हमें लिमिट दे रखी है। टीडीएस जो कटना चाहिए वो इस साल प्रीवियस ईयर 2021 में कटना चाहिए, जमा करवाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया रिटर्न भरने तक का, तो इसका मतलब दोनों टाइम ऑन टाइम होने चाहिए, दोनों काम। डिडक्शन प्रीवियस ईयर में होना चाहिए और डिपॉजिट रिटर्न भरने से पहले पहले हो जाना चाहिए। यहाँ पे डिडक्शन ही लेट हुआ है तो एक्सपेंसेस यही डिसअलाउड हो गया,
बाद में डिपॉजिट कब हुआ है वो तो मैटर ही नहीं करता। ओके ओके। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, आपने टीडीएस जमा करवा दिया पर लेट करवाया या काटा पर लेट काटा, तो ये एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा इन नेक्स्ट ईयर। समझ गए? ऐसा नहीं है परमानेंटली डिसअलाउड हो गया, अगर आप अगले साल ये कंप्लायंस कर देते हैं तो अगले साल अलाउ हो जाएगा। ओके चलिए बोलो फाइनली कोई डाउट? आई होप टीडीएस का कंसेप्ट सबके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। माइक ऑन करूं? करो सर अगर जैसे ये एक्सपेंसेस है ना जो प्रीवियस ईयर में अपन ने डिडक्ट करवा लिए, तो वो तो 2020 पर अपन जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं उसमें डिडक्ट हो जाएंगे है ना, अलाउ हो जाएंगे अपन को, और भले ही वो डिपॉजिट अगले अगले प्रीवियस ईयर में हुए हो। रिटर्न भरने तक। हाँ सर, रिटर्न तो सर अगले प्रीवियस ईयर में भर रही है ना, तो आप भरते हैं अगले प्रीवियस ईयर में है, बट रिटर्न भरने अगला प्रीवियस ईयर तो बहुत बड़ा चलता है ना। हाँ सर, तो वो 31 अक्टूबर तक मतलब है ना। अगर 31 अक्टूबर तक भरा तो इस साल अलाउ हो जाएगा, और उसके बाद भरा तो फिर अगले साल अलाउ। डबल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर उतना ही रहेगा। ये दोनों में से एक साल में मिलेगा, इस साल मिल गया तो अगले साल नहीं मिलेगा अगले साल मिल गया तो इस साल नहीं मिलेगा। ओके सर। ओके प्रियंका। हाँ तो उससे उसको डबल नहीं बोलेंगे ना, नेक्स्ट ईयर उस साल के खर्चे भी मिलेंगे तो हम उसको डबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक खर्चे की छूट तो एक बार ही मिल रही है ना। डबल तो तब होता है जब एक ही एक्सपेंसेस की छूट दो बार मिलती, अमाउंट डबल हो जाएगा, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। ओके सेक्शन 40A2। सेक्शन 40A2 क्या कह रहा है? एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। क्या कह रहा है? एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव। क्या ऐसा होता है कि अगर मुझे मेरा एक्सपेंसेस बढ़ाना है, मुझे अपने प्रॉफिट कम शो करने हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को सैलरी पे दिखा दूं। सबसे आसान तरीका, मैंने अपने कोचिंग में मैंने कहा भैया ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उससे ज्यादा टैक्स लग रहा है मेरा, मुझे टैक्स बचाना है मैंने अपने एक ब्रदर को सैलरी का चेक दिया, ठीक है, क्या वो पढ़ाते हैं? नहीं, वो नहीं पढ़ाते, फिर भी मैं उनको 30,000 रुपये महीने का सैलरी का चेक दे देता हूँ, ठीक है, क्या बता के कि भैया ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो इससे मेरा टैक्स बच जाएगा। अब जब असेसिंग ऑफिसर मेरी चेकिंग कर रहा होगा, मेरे बुक्स अकाउंट चेक कर रहा होगा, तो वो इस चीज को भी चेक करेगा कि जो ब्रदर को या रिश्तेदार को जो अमाउंट दिया गया है क्या वो रीजनेबल है। वो मुझे कहेगा कि सर आपने ब्रदर को क्यों रखा, 10,000 में कोई भी स्टाफ आपको मिल जाता और वही वो काम कर देता जो काम आपके ब्रदर करते हैं तो आपको बेवजह 20,000 रुपये ज्यादा देगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसने हमारी चोरी पकड़ ली, तो क्या करेगा वो? डिसअलाउड करेगा एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट को क्या कर देगा? डिसअलाउड कर देगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अगर आप अपना खर्चा बढ़ाने के लिए किसी को ज्यादा पेमेंट करते हैं, अब ज्यादा पेमेंट रिश्तेदार को कर सकते हैं, अनजान को तो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अनजान तो पेमेंट लेके भाग जाएगा, तो क्या कर लेंगे हम उसको ठीक है। एओ ने इंक्वायरी की, एओ को पता चला कि जो काम 30,000 महीने में हो रहा है वो काम तो 10,000 महीने में ही हो सकता था। इसका मतलब
20,000 रुपए पर मंथ के अननेसेसरी दिए जा रहे हैं, तो बताओ क्या एओ 20,000 रुपए को डिसअलाउड कर देगा? यस, तो वो डिसअलाउड कर देगा उतने अमाउंट को जितना अमाउंट आपने ज्यादा दिया, जितना अमाउंट उसको रीजनेबल नहीं लग रहा। रीजनेबल है वो अलाउेबल है, रीजनेबल नहीं है वो डिसअलाउड। सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट रीजनेबल है और कितना रीजनेबल नहीं है? बताओ, ये भी एक समस्या है। हमें कैसे पता चलेगा कितना अमाउंट रीजनेबल है और कितना नहीं है? तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आपने पेमेंट इतना दिया है जो कि इतना तो रीजनेबल है और बाकी रीजनेबल नहीं है। तो आपको सिर्फ उस टाइम पे क्या करना है, जो अमाउंट रीजनेबल नहीं है उसको क्या कर देना है, डिसअलाउ कर देना है, राइट। आगे आ जाइए भैया, सेक्शन 48। आपको याद है कि सारी चीजें किस पे चल रही है? ये सारी चीजें उन एक्सपेंसेस पे चल रही है जो सेक्शन 30 to 38 में अलाउ हो चुके थे। हम उन्हीं के ऊपर एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं, राइट। ओके, तो अब क्या कह रहा है ये आगे देखो। सेक्शन 48, इसको मैं कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। ऐसा सेक्शन है जो आपको सपने में भी याद रहना चाहिए। टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन ये कह रहा है कि अगर आप किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं किसी भी एक्सपेंसेस का, तो आप उसे 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं करेंगे। याद होगा आपको कि मैंने ऐसी एक बात आपको डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में भी बताई थी। ठीक है, तो हम बोलेंगे एनी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस paid to a person in a day in excess of rupees 10,000 is completely disallowed. completely disallowed। तो इसमें कई बातें ध्यान देने लायक है। एक पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज्यादा पेमेंट डिसअलाउड। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक पर्सन को सैलरी पेमेंट की 15,000 रुपये महीने की, कैसे? तो बताइए अलाउेबल है या नहीं? इट्स डिसअलाउड। ठीक है, 15,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी है तो ये डिसअलाउड हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट हो रहा है। मंथली सैलरी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली उसे 50 रुपए 100 रुपए देते हो। सैलरी का पेमेंट तो एक ही दिन कर रहे हो ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अच्छा, कितना डिसअलाउड होगा, 5,000 रुपए या पूरे 15,000 रुपए? तो ध्यान रहे, मैं दोबारा लिख देता हूं, होल अमाउंट विल बी डिसअलाउड। पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेस अमाउंट डिसअलाउड होगा, पूरा अमाउंट। तो 15,000 का पेमेंट किया है तो पूरे 15,000 क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड।
5 लाख का पेमेंट किया है तो अगर केस में 5 लाख का पेमेंट किया है तो पूरे 5 लाख डिसअलाउड हो जाएंगे। प्रोपोर्शनेट का कोई कंसेप्ट नहीं है। आगे बात समझ में? आपको याद होगा डेप्रिसिएशन में भी मैंने ये कहा था और एक क्वेश्चन भी हमने किया था कि अगर 5 लाख की मशीन खरीदी है, 1 लाख का कैश पेमेंट और 4 लाख का चेक से पेमेंट किया, तो उस केस में भी 1 लाख रुपए जो है जिसका पेमेंट कैश में हुआ है वो कॉस्ट में नहीं जुड़े, वो कॉस्ट माने ही नहीं जाए। बिल्कुल कंसिडर नहीं किया था। फिर अगर 2% को 9,000 पेमेंट किया है तो डिसअलाउड होगा क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यही लेने वाले थे। मैंने 10 लोगों को पेमेंट किया, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे 10 लोगों को पेमेंट किया 8,000 कैश में। बोलिए अलाउ और डिसअलाउ। इट्स अलाउ, ये हो जाएगा अलाउ। अरे भाई डेफिनेशन ढंग से पढ़ो। हम बोल रहे हैं ए पर्सन पेड टू ए पर्सन इन ए डे, एक दिन में एक इंसान को 10 से ज्यादा नहीं है। हमने तो 8 लोगों को दिए, 10 लोगों को दिए 8,000 रुपये। बोलिए आई बात समझ में? हम कह रहे हैं एक दिन में एक इंसान को। अच्छा ऐसा प्रोविजन बनाया क्यों? ये क्या है? ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सुनो, पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए और मुझे जब फाइनलाइजेशन करना था, जब मैं अपनी रिटर्न भर रहा था, तब मुझे पता चला कि यार टैक्स तो बहुत ज्यादा बन रहा है, तो क्यों ना टैक्स को कम किया जाए। तो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मार दी, या किसी को नहीं, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक झूठी एंट्री मार दी कि सब 50,000 रुपए महीने का मैंने अपने भाई को दिया है। ठीक है, अब एंट्री केस में तो हो सकती है, बैंक में कोई पुरानी एंट्री हो सकती है क्या? बैंक ट्रांजैक्शन के रूप में कोई पुरानी एंट्री हो सकती है क्या? नहीं, कैश में आसानी से पॉसिबल है। कैश में आप कोई भी खर्चा लिख सकते हैं, ये लिख दिया, वो लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया। समझ पा रहे हैं? तो लोग क्या करते थे कि जब भी कोई एडजस्टमेंट करना होता था, जब भी कोई एडजस्टमेंट करना होता था तो सीधा सिंपल काम था, कैश में दिखा दो कि 50,000 रुपए रिपेयरिंग के दिए, 30,000 रुपए इसके दिए, 5,000 रुपए इसके दिए, 20,000 रुपए इसके दिए। तो गवर्नमेंट ने देखो इसको तो ऐसे पकड़ ही नहीं पाएंगे वो। तो उन्होंने कह दिया भैया 10,000 से ऊपर केस देना ही मना है। पहले 20,000 था ये अमाउंट, लास्ट टू लास्ट ईयर इसको 10,000 किया गया कि 10,000 से ज्यादा आप किसी को भी केस दे ही नहीं सकते। सही बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए केस ट्रांजेक्शन को रोका गया, उनपे क्या बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी में जोर दिया गया। राइट, अब यहाँ पे एक पॉइंट और डाला गया कि अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं, पेमेंट लेने वाला अगर ट्रांसपोर्टर है, तो उसको 10,000 की जगह 35,000 तक का केस पेमेंट किया जा सकता है। अगर आप ट्रक वाले को पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हैं, तो 10,000 की जगह आप 35,000 तक का केस पेमेंट कर सकते हैं। बताओ ऐसा क्यों? सब चीजों के पीछे लॉजिक है, अगर आप ढूंढोगे तो आपको हर चीज के पीछे लॉजिक मिलेगा। ऐसा इसलिए कि एक ट्रांसपोर्टर बस केस पेमेंट के लिए, हाँ केस लिमिट, बिल्कुल केस पेमेंट के लिए ही लिमिट है, बाकी कोई लिमिट नहीं। ऐसा क्यों किया सोचो, एक ट्रक वाला आता है और आके वो मुझे कुछ सामान सप्लाई करता है, मेरा माल अनलोड करता है और मैं उसे चेक देता हूँ। अब वो चेक लेके चला गया और कल को मेरा चेक बाउंस हो गया, तो क्या वो मेरे पास वापस आएगा?
हो सकता है वो कोई बहुत दूर से आया हो और उनको एक ही ट्रांसपोर्टर मल्टीपल लोगों से अगर पेमेंट ले रहा है दिन में, क्योंकि उसके 10 ट्रक है, वो 10 ट्रक चारों तरफ जाते हैं तो सबसे पेमेंट लेते हैं, अगर वो सबसे चेक लेने लग गया और उनमें से कुछ चेक बाउंस होने लग गए तो क्या उसका तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा, या परेशान हो जाएगा वो। ओके, तो वो परेशान ना हो इसके लिए लिमिट बढ़ाई गई कि भैया उनका काम तो डेली का है तो उनके लिए लिमिट 35,000 की गई। बोलिए, बात समझ में आई? कैश ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए लिमिट लगाई गई। आपने भी एक चीज देखी हो, आपने कहीं पे कोई पैसा डिपॉजिट कर दिया, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में कर दिया, किसी इंस्टीट्यूट में कर दिया, तो पैसा डिपॉजिट कर दिया और आपको वहां से रिफंड लेना है, तो वो आपको कैश रिफंड नहीं करते। 10,000 से ज्यादा वो आपको कैश रिफंड नहीं करेंगे, वो फिर आपको चेक ही रिफंड करेंगे। चाहे आपने कैश डिपॉजिट किया होगा, आप हॉस्पिटल के काउंटर पे गए, आपने जाके कैश 50,000 रुपए कैश डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, फिर आपको कहा मैं आपका इलाज नहीं करवाना, वापस जा रहे हैं, तो वो पैसे आपको वापस ले लें, ठीक है, तो वो चेक ही देंगे, वो कैश नहीं दे सकते आप। ओके, कोई भी एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है वो सारा कैसे होता है, चेक से ही चलता है, राइट। बोलो बेटा, एक बार यहाँ तक बता दो, क्योंकि ये अगर हो गया तो फिर मैं इसके आगे इसी में कुछ पॉइंट और है वो और बात करेंगे। किसी के कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो पहले। एनी डाउट्स? चलिए, अब क्योंकि हमारा देश जो है वो मोस्टली बेस्ड है किस पे, केस पेमेंट, तो वहां पे ऐसा रूल कैसे चलेगा कि 10,000 से ज्यादा केस पेमेंट होने ही नहीं। हम तो पूरी इकोनॉमी हमारी तो केस पे चल रही है, तो इस रूल के कुछ एक्सेप्शन बनाए गए। एक्सेप्शन बनाने का मतलब कुछ केस में आपको अलाउ किया गया, आप केस पेमेंट कर सकते हैं। अब हम कहेंगे किस केस में, तो आपको पहले बोला गया पेमेंट टू, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को, तो कर दो क्योंकि उसका तो रिकॉर्ड रहना ही है। आप पेमेंट कर रहे हैं आरबीआई को तो भी कर दो, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। आप पेमेंट कर रहे हैं एलआईसी को तो भी कर दो, मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर मैं उन्हें कैश पेमेंट देता भी हूँ तो क्या वो तो ऑन रिकॉर्ड आएंगे, वैसे भी उसमें तो कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये हम तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि आप बैक डेट में पुराना या कोई एडजस्टमेंट ना कर पाओ। जब आपको गवर्नमेंट को पेमेंट देना है तो गवर्नमेंट का पेमेंट तो वैसे भी रसीद बनेगी उसकी, तो उसमें तो बैक डेट वाला सीन हो ही नहीं सकता या झूठा पेमेंट हो ही नहीं सकता। सही बोल रहा हूँ? तो इसलिए बोला गया कि आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हैं, केस में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसके अलावा मनी चेंजर, आपको पैसे के बदले डॉलर लेने, आप गए, सामने वाला कहता है भैया कितने एक्सचेंज करवाने, वो जो बंदा है वो तो आपको कैसे देगा पेमेंट, आप उसको कैश पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको चेक देंगे, कब चेक क्लियर होगा, कब वो आपको डॉलर देगा, तो पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया पेमेंट फॉर, किस चीज के लिए पेमेंट, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, किसानों को पेमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के सामान के लिए, तो आप कैश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं
फिश के लिए या फिश प्रोडक्ट के लिए, मतलब ऐसी चीजें जो कि ओल्ड सिचुएशन में आपको लेनी होती है या फिर वहां पे जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, उन चीजों के लिए आप पेमेंट कैश में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला गया पेमेंट ऑन, जिस दिन बैंक हॉलीडे है आपको उसी दिन कोई पेमेंट करना है तो कैसे करोगे? कैश से करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन है क्या? जिस दिन बैंक स्ट्राइक है उस दिन पेमेंट करना पड़ा तो भी कैश करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैश पेमेंट करना अलाउ किया गया है। बोलिए, आई बात समझ में? ऐसी जगह जहां पे बैंक ही नहीं है ऐसी जगह जहां पे बैंक ही नहीं है, तो ये जितनी भी मैंने चीजें लिखवाई है ये सारी सिचुएशन में आप पेमेंट कर सकते हैं। आप बोलो बेटा, आई बात समझ में? इन सिचुएशन में आप कैश पेमेंट करो, चलेगा चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए। राघव कह रहा है कोई 9,000 दे रहा है कई लोगों को इवेजन तो ऐसे भी हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, ऐसे हो सकता है, हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, बट इससे लिमिट हो जाएगी। लिमिट कैसे हो जाएगी? एक तो मैं ये बोल देता कि मैंने 5 लाख एक बंदे को दिए, तो मुझे बताओ मुझे कितने लोगों को सेट करना पड़ता एक बंदे को? अगर मैंने एक आदमी को भी तैयार कर लिया, एक आदमी को भी पटा लिया, तो क्या मैं 5 लाख तक की टैक्स चोरी कर सकता हूँ? हाँ। और अब मुझे वही 5 लाख की टैक्स चोरी करने के लिए 60 लोगों को पकड़ना पड़ेगा, तब उनको 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या टिपिकल हो गया काम? सिंपल सी बात है ना। एक काम आप छोटा सा कर सकते थे, अब किसी एक जने के साथ मिलकर कर सकते थे, अब आपको उसके लिए 50 जने चाहिए। तो दैट्स क्वाइट टिपिकल। सर जैसे आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया और बोल देते कि ट्रांसपोर्ट के दिए हैं 35,000, तो ये 25,000 बेनिफिट बिल होगा ना बेटा, बिना बिल के थोड़ी पेमेंट कर दो। इनकम टैक्स में कोई भी खर्चा तभी अलाउ होता है जब उसका बिल हो। ऐसे तो आपको कुछ भी कह दोगे, आपको कह दोगे साहब बिना खर्चे के बोल दोगे कि हर महीने हम 35,000 रुपये ट्रांसपोर्ट को दे रहे हैं, ऐसे तो चले, बिल भी तो रिक्वायर्ड है। ओके, और बोलिए। डन, कोई डाउट नहीं है वो। इसका मतलब आपने नोट किया कि हमने जो ये कहा था कि सेक्शन 30 से लेके 38 के जो एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी हमने। एक तो हमने ये कह दिया कि पेमेंट इंडेक्स काट के होना चाहिए, कर लिया ना डॉक्यूमेंट ले क्या लाया फिर? अच्छा रुको 5 मिनट रुको। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में तो कोई बिल नहीं होता ना? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी बिल होता है, ऐसे कैसे नहीं होता? किसान आपकी उसकी पर्ची बनती है, उस जो आप माल खरीदते हो उसकी पर्ची बनती है, उस पर्ची के बेस पे तो पेमेंट होता है। कि आपके पास कोई लेके आएगा सामान कि साहब मैंने ये उगाया है आप ले लो, तो आप उसकी पर्ची बनाओगे, वो पर्ची उसको दोगे और उसके हिसाब से ही पेमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट आप ये भूल जाओ कि डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी खर्चा आप अलाउ करवा सकते हो, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट के बिना खर्चा अलाउ होने लगा फिर तो कैसा भी मैनिपुलेशन पॉसिबल है। तो अगर डॉक्यूमेंट के बिना कोई खर्चा अलाउ होने लग गया
तो फिर तो कोई भी मैनिपुलेशन कर लेगा आराम से, दिक्कत कहाँ है। मैं लिख दूंगा, आप जैसे मान लो आपने कहा कि सब सफाई वाला बिल नहीं देता, तो सफाई वाला बिल नहीं देता तो इसका मतलब मैं सफाई के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर दूं? नहीं, उससे मुझे वाउचर साइन करवाना पड़ता है। जब मैं उसको पेमेंट दूंगा ना, तो मुझे उससे कागज में लिखवाना पड़ता है कि मैंने सफाई के लिए इतने पैसे दिए। लीगली ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। कल को इनकम टैक्स ऑफिसर हमें बुलाएगा और कहेगा साहब आपने सफाई वाले को पैसे दिए, हमने कहा साहब दिए, बोले क्या सबूत है, तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे भैया सफाई वाला तो बिल देता नहीं है, कैसे सबूत है। तो या तो कहेगा कि उसको बुला के लाओ, या कहेगा उससे लिखवा के लाओ, या उससे जब आपने पेमेंट किया वो उस दिन की स्लिप दो सारी। तो हर चीज का, हर पेमेंट का डॉक्यूमेंट बनता है, उसके बिना आप किसी भी एक्सपेंसेस को अलाउेबल नहीं मान सकते। बैंक हॉलीडे में अपन पेमेंट कर सकते हैं कितना भी, तो फिर बैंक हॉलीडे में आप करो, पर बैंक हॉलीडे में भी पेमेंट करोगे तो सामने वाले का बिल तो होगा। सिर्फ पेमेंट ही अलाउ थोड़ी है, आप किसी का बिल होगा तभी तो उसको आप पेमेंट करेंगे। पहले आपको फेक इनवॉइस जनरेट करवाने पड़ेंगे, ठीक है, फिर आपको उसको हॉलीडे पेमेंट दिखाना पड़ेगा, और फिर आप कितना, आप क्या ऐसा ऐसा शो कर सकते हैं क्या कि मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स में स्क्रूटनी में केस आया, एक बार ध्यान से सुनना, मेरा इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में केस आया, इनकम टैक्स वालों ने मुझे बुलाया, वो बुला के बोलते हैं कि साहब आपके बुक्स अकाउंट दिखाओ। अब मेरे बुक्स अकाउंट में सारे पेमेंट छुट्टी में ही आ रहे हैं, कोई भी पेमेंट वर्किंग में आ ही नहीं रहा, क्या चलेगा ये बात? तो मैं कहूंगा कि सर मैं तो बैंक हॉलीडे था इसलिए मैंने कैश दे दिया। नहीं, तो ये तो ओकेजनली चल सकता है, तो ओकेजनली आप कितना मैनिपुलेशन कर लो, लिमिट तो हो ही गया ना। तो बस ये सारी चीजें आपको पकड़ने के लिए है, आपको लिमिट में लाने के लिए। अब ठीक है, ये हमें पता है कि बाद में भी होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपका जब एग्जाम होता है और आप एग्जाम में चीटिंग ना करो, क्या इसके लिए इन्विजिलेटर होता है, टीचर होता है जो घूमता रहता है? हाँ, फिर भी आप चीटिंग कर ही लेते हो कुछ तो, कर लेते हो थोड़ी तो। तो इन्विजिलेटर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि चीटिंग 100% होगी ही नहीं, बट ज्यादा नहीं हो सकती। सेम चीज यहाँ है, हमने रूल्स बनाए, हमें पता है कि 100% चोरी नहीं रुक सकती, पर ये तो है ना कि चोरी करने में आपको बहुत परेशानी होगी। ओके ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अब ये चैप्टर ज्यादा नहीं बड़ा है, आप ये मान के चलिए, आज क्या है, वेडनेसडे है क्या? इस वीक में चैप्टर पूरा हो जाएगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस वीक में ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।